अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सी, व्हाट इज आईडी, व्हिच टाइप ऑफ कंपाइलर इज सुटेबल फॉर आवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कवर द टॉपिक अबाउट द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द सी प्रोग्राम। चलिए हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, हम अपने लेक्चर की जानिब आ गए हैं। टुडेज लेक्चर इज अबाउट द लेक्चर नंबर 10, दैट इज अ प्लेलिस्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So today we will cover the topic that is the history of C language, feature of the C language, what is IDE, what is compiler and which type of compiler is suitable for our practice purpose, and the last but not least that is the topic about the execution flow of the C program. So चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So now we start from the history of C. C की हिस्ट्री क्या है? Actually C हमारे पास एक statically typed high level language है। Statically typed का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसकी डेटा टाइप एट द रन टाइम जो है वो चेंज ना हो, और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, जो कि बनाई गई थी स्पेशली एज ए सिस्टम प्रोग्राम फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो उस जमाने में बड़ा एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो असेंबली लैंग्वेज पे बनाया गया था। जो उस जमाने के साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि कैसी लैंग्वेज बनाई जाए जो कि हमारे पास लोअर लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को अपने साथ लेकर चलती हो। तो देन उसके बाद जो डेनिस रिची थे और उनके साथ एक फ्रेंड थे और उनके जिनका नाम था कैर्निगन, उन्होंने डेवलप की थी सी लैंग्वेज को एट द बेल लेबोरेटरी। ये जो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो हो रही है, तो एक्चुअली AT&T बेल लेबोरेटरी की डायग्राम है। सो ये है डेनिस रिची जिन्होंने सी लैंग्वेज को भी बिल्डअप किया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बिल्डअप किया। देन आफ्टर दैट 1970s के अंदर ही अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया। एक्चुअली स्टैंडर्डाइज करने का पर्पज ये हुआ कि जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थी या डिफरेंट रिसर्चर्स थे, उन्होंने सी लैंग्वेज में जब काम किया तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज को बिल्डअप करना शुरू कर दिया। तो चूंकि जब एक न्यू रिसर्चर या न्यू यूजर उस सी लैंग्वेज को अपने पास यूज करता था अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके पास वो लाइब्रेरीज नहीं आती थी। तो जो NC था उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज बनाया कि जब भी कोई भी सी लैंग्वेज को अपने पास अपने कंप्यूटर में यूज करेगा तो सबके पास सेम टाइप की लाइब्रेरीज जो होंगी वो इंस्टॉल्ड होंगी। तो इसीलिए NC ने सी को स्टैंडर्डाइज कर दिया और ये बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग यूज की जाती है और बहुत सारे फेमस जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसके ऊपर बने हैं। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है कि ऐसी प्रोग्राम जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और हमारे हार्डवेयर के साथ, तो सच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द सिस्टम प्रोग्राम। तो उस दौर के अंदर मिनी कंप्यूटर को यूज किया गया था सी लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए, जिसका नाम था PDP-11। एक्चुअली मिनी कंप्यूटर जो होता है वो इज इन द बिटवीन होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपके पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। सो द फीचर ऑफ द सी लैंग्वेज is a procedure language that in which you can write your code in the form of sequence. Procedure language that is structure language, इसके अंदर जो हमारा कोड होता है हम उसको एक छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एज ए फंक्शन हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जिसको अभी तक यूटिलाइज किया जा रहा है, that is very fast and more efficient programming। अभी भी हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या हमारे हार्डवेयर के साथ, जो हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमें ऑप्टिमाइज फॉर्म पर वर्क कर दें या जिसके अंदर हमारे पास स्पीड जो है वो एक क्रिटिकल रोल हो। जैसे रियल टाइम कोई भी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, रियल टाइम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करना चाहे, तो उसके लिए भी सी प्रोग्रामिंग जो है बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। द थर्ड फीचर इज द मॉड्यूलरिटी, इसके अंदर हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर अपने बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज द स्टैटिकली टाइप, जिसके अंदर अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास सी है वो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है जिसकी हम रन टाइम के ऊपर हम डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज सी लैंग्वेज इज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज मीन बाय जनरल पर्पस? जो हमारे पास प्रीवियस प्रोग्रामिंग थी सी से पहले वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई थी। जैसे फोर्टान थी वो हमारे पास साइंटिफिक टास्क के लिए बनाई गई थी, मैथमेटिकली टास्क के लिए बनाई गई थी। जो कोबॉल है वो बिजनेस टास्क के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास एज ए जनरल पर्पस यूज की जाती है, यानी कि उसको एज ए बिजनेस पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है और उसको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होंगे जो कि हम इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। हम इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। लाइब्रेरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। यस, व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज? दैट इज इन बिटवीन द लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का मतलब ये है कि इट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द हार्डवेयर। एंड द हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब आप जानते हैं कि जिसके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम अपनी कोडिंग को टाइप कर सकें। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में लैंग्वेज होती है जो कि मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। तो जो इन दोनों को
कंपनसेट करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है लो के अंदर, और देन हमारी मशीन उसको रीड करने के काबिल होती है। द अदर फीचर इज द पोर्टेबिलिटी, बिकॉज द सी लैंग्वेज इज द कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज। तो अगर आपने किसी एक मशीन के ऊपर इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है तो आप उसी सेम आर्किटेक्चर के ऊपर भी उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कह लें जिसके अंदर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम और सेम आपके पास आर्किटेक्चर आ जाएगा आपके प्रोसेसर का। एंड मोर एवर इट इज इजिली एक्सटेंडेबल, यू कैन बिल्ड योर ओन लाइब्रेरीज, आप अपनी मजीद लाइब्रेरीज को बिल्डअप कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रोग्राम को मजीद लाइब्रेरी बना कर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज द मेन फीचर ऑफ द सी लैंग्वेज विच मेक आवर सी प्रोग्रामिंग वेरी रिच कंटेंट। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है इन फीचर की बदौलत जो है आज तक यूटिलाइज की जाती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द व्हाट इज आईडी। आईडी इज कंसिस्ट ऑफ द थ्री वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड टीम इन डेवलपमेंट एंड द इवन एनवायरनमेंट। तो आईडी जो है वो आपको एक ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप डिफरेंट टूल को इंटीग्रेट करते हैं जो कि आपको हेल्प करता है आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो आईडी जो है वो आपके पास एक ऐसी सूट या ऐसी एक इंटीग्रेटेड डिफरेंट टूल्स की एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। एक आईडी अपने अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स को रखता है, जैसे कि कोड एडिटर होता है जिसके अंदर आप कोड को लिख सकते हैं, कंपाइलर होता है जिसके अंदर आपके जो कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, डिबगर होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम को एरर फ्री रख सकें और अपने प्रोग्राम में से एरर को फाइंड आउट करके रिमूव कर सकें। कोड कंप्लीशन के भी कुछ फीचर्स होते हैं कि आप कोई भी अगर कोडिंग कर रहे हैं आईडी के ऊपर तो अपना कोड जब भी आप लिखते हैं तो होता है कि आपको वो कोड खुद ब खुद कंप्लीट करके दे देता है। इस तरह ऑटो सजेशन वो आपको डिफरेंट टाइप की सजेशन भी देता है ड्यूरिंग योर कोड राइटिंग्स एंड मेनी अदर फीचर डिपेंड अपॉन कि आप किस टाइप का आईडी यूज कर रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। आइदर यू आर डेवलपिंग द मोबाइल ऐप, आइदर यू आर डेवलपिंग द डेस्कटॉप ऐप और द वेब ऐप, उस लिहाज से आपको डिफरेंट टाइप के आईडी के अंदर फीचर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट वेंडर के डिफरेंट आईडी हैं, जैसे हमारे पास व्यू स्टूडियो या व्यू स्टूडियो कोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एक्सकोड फ्रॉम एप्पल, एंड्रॉइड फ्रॉम गूगल, पाइचार्म फ्रॉम जेटब्रेन्स, एक्लिप्स फ्रॉम एक्लिप्स एंड द एटम फ्रॉम द किट। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के आईडीज जो है डिफरेंट वेंडर से बिलोंग करते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम अपने जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर कौन सी आईडी को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए बिगनर लेवल और एज ए एडवांस लेवल तो विजुअल स्टूडियो कोड इज अ गुड आईडी। तो जो हम आईडी यूज करेंगे वो होगी विजुअल स्टूडियो कोड। एक आईडी है जो कि मुझे सेकेंडली बहुत पसंद है जो कि ज्यादा प्रोफेशनल वे में यूज की जा सकती है, वो जेटब्रेन्स वालों की है, सी लाइन। सो इसका इंटरफेस मैं आपको शो करवाता हूँ कि किस तरह सी लाइन जो है वो आप इसके अंदर कोड को राइट अप करते हैं। तो इसका इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है। दैट इज द आईडी व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ द सी लैंग्वेज एज वेल एज द C++ लैंग्वेज। ये आईडी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है उसको आप यूटिलाइज कर अपने कोड को बड़े आसानी से बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये बड़े प्रोफेशनल वे में जब आप सी प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं तो देन आप इसको यूज कर सकते हैं। बट इन आवर केस वी विल यूज द आईडी व्हिच इज कॉल्ड एज द विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड एज ए बिगनर लेवल एज वेल एज द प्रोफेशनल लेवल जो है एक अच्छी आईडी है सी और C++ प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर जिस आईडी को यूज करेंगे वो होगी विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम इन फ्यूचर के अंदर मैक्सिमम जो अपनी कोडिंग कर रहे होंगे वो इस आईडी के ऊपर कर रहे होंगे। सो व्हाई विजुअल स्टूडियो कोड इज प्रेफर्ड देन द टर्बो C++ एंड द डेव C++। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्बो C++ थी उसकी अपडेट आना आई थिंक 2006 के अंदर जो है वो खत्म हो गई थी, तो उसकी अब हमारे पास अपडेट नहीं आती। सो हमें एक ऐसी आईडी चाहिए होती है जिस दौर में आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उस दौर के अंदर जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो वो अपडेशन के जरिए ही पॉसिबल है। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो हमारे पास एक अपडेटेड आईडी है जिसको वक्तन फवक्तन अपडेट किया जाता है। डेव C++ भी एक अच्छी आईडी है बट उसकी अपडेशन जो है वो भी रुक गई है और टर्बो C++ को तो बहुत पहले ही उसकी अपडेशन को रोक दिया गया था। तो हम इस वजह से जो है विजुअल स्टूडियो कोड को ज्यादातर यूज करेंगे। सेकेंडली जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज की जा सकती है। सो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी रखती है अपने पास। द थर्ड वन, इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत वास्ट है बिकॉज जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये एक ओपन सोर्स आईडी है जो कंटिन्यूसली अपडेट की जाती है। एक लार्ज कम्युनिटी है जो डेवलपर्स हैं वो इसको अपडेट करते रहते हैं। एंड द फोर्थ वन अगेन हमारे पास कम्युनिटी ज्यादा है, हमें अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो हम इंटरनेट के जरिए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो हमारा काम इस कदर काफी हद तक इजी हो जाता है। तो जो भी नया फीचर आएगा उसकी प्रॉब्लम के मैक्सिमम सोल्यूशन जो होंगे हमें नेट पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई विजुअल स्टूडियो कोड इज प्रेफरेबल ओवर द टर्बो C++ एंड द डेव C++। तो इसके अंदर जो हम कंपाइलर को यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो होगा MinGW कंपाइलर जिसको हम कहते हैं
मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज। इसके अंदर हम C और C++ के कोड को कंपाइल कर सकते हैं। इसको हम यूटिलाइज क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज हो सकता है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। एक स्टैंडर्ड है, ये अपने पास ANSI C जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड C या C++ लैंग्वेज है उसको अपने पास सपोर्ट करता है। ये जो MinGW है वो हमारे पास लेटेस्ट जो मॉडर्न टूल्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है, जैसे गिट है, बैश है, मैक है। हमारे पास अब जो इसका MinGW का न्यू वर्जन आया है जिसका नाम है MSys2, उसके अंदर गिट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सो इसका जो टर्मिनल होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का हमें दिख सकता है। MySys MinGW के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल शो हो गया है। तो जो इसके कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप कमांड्स पुट कर सकते हैं जो कि MinGW अपने पास सपोर्ट करेगा और डिफरेंट टाइप के टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कमांड बताई थी pacman, दैट इज अ कमांड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, एनी टूल इन द MinGW। सो इट कंटेन द बेटर इंटीग्रेशन विद द ID। हमारे पास जो अभी मैंने आपको C लाइन दिखाया था वो भी MinGW को यूज करता है। Visual Studio Code भी अपने पास MinGW को यूज करता है। जो हमारे पास डिफरेंट IDs हैं जो कि लेटेस्ट IDs हैं वो सारे MinGW को एज ए कंपाइलर यूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ द MinGW इज वेरी गुड। इट कन्वर्ट आवर हाई लेवल कोड टू द लो लेवल in a very fast way. Again, it also have the very large community. So if you face any type of problem, so you can easily just search your problem और उसी वक्त ही आपको उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स है और डिफरेंट टाइप की जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। सो एक्चुअली हम अब ऐसा ऐसा डाइव कर रहे हैं अपने C लैंग्वेज की तरफ ताकि हमारी बेस जो है वो बनते 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 हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव हो जाए। अब हम जिस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द C प्रोग्राम। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द प्री प्रोसेसर। द प्री प्रोसेसर जो होता है वो हमारे पास C लैंग्वेज का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे सोर्स कोड को इस काबिल बनाता है कि वो कंपाइल हो सके। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। पहला टास्क उसका ये होगा कि वो कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगी उनको इंक्लूड कर सकता है, जो कि #include कमांड के जरिए वो अपने पास इंक्लूड करेगा। सेकेंडली, अगर हमने कोई मैक्रोस या हमने कोई कांस्टेंट टर्म इसके अंदर डिफाइन करनी है वो भी हम वाया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं और जो हम इसके अंदर डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं वो होगी डिफाइन। लेकिन अगर हमने कोई हेडर फाइल को इंक्लूड करना है उसके लिए हम जो यूज करेंगे कीवर्ड उसका नाम होगा इंक्लूड। इसी तरह जो प्री प्रोसेसर होगा वो हमारे जो कमेंट्स होंगे कोड के अंदर उन सबको रिमूव करेगा, क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं वो कंपाइल्ड नहीं होते, वो हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए ही लिखते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द कंडीशनली कंपाइल्ड पार्ट्स ऑफ द सोर्स कोड, जो कि हम इफ डेफ, इफ एंड डेफ और एल्स डायरेक्टिव के जरिए पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी फ्यूचर वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम माइक्रोस क्या चीज होती है, हम कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम कंडीशनली कंपाइल्ड पार्ट्स को अपने सोर्स कोड में किस तरह यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी फ्यूचर वीडियोस में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं वो एक्चुअली कर क्या ये रही होती हैं, वो हमारे सोर्स कोड को मॉडिफाई कर रही होती हैं ताकि वो कंपाइल होने के काबिल हो जाए। और जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं वो किस तरह इंडिकेट की जाती हैं, वो बाय यूजिंग द हैश कीवर्ड इंडिकेट की जा सकती हैं। कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, जैसे कि हमारे पास हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है, हैश इफ डेफ है, हैश इफ एंड डेफ है, हैश एल्स है, हैश एंड इफ है, हैश प्रैग्मा है एंड द हैश एरर है। इन सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप वाया प्रोग्रामिंग ये चीज समझाऊंगा कि इसका क्या क्या पर्पज है और हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं। सो जो प्री प्रोसेसर होता है उसका काम क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी कमेंट्स होते हैं उन सबको रिमूव करेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा एज ए सोर्स कोड और रिप्लेस करेगा जो भी मैक्रोज होंगे वो कोड के अंदर उसको रिप्लेस कर देगा। जिस तरह हमने ऊपर जो है हेडर फाइल को यूज किया गया है वो रिप्लेस किससे कर देगा, वो stdio.h के कोड से उसे रिप्लेस कर देगा। और जो भी इसके ब्लॉक के अंदर कोई भी अगर हमने कमेंटिंग की हुई है तो उन सबको रिमूव कर देगा ताकि हमारा कोड जो है वो कंपाइल होने के काबिल हो सके। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर का काम ये होगा कि वो हमारे सारे के सारे जो हमारे पास एक पूरा कोड है इसको कन्वर्ट कर देगा इन द असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज द असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा आपके सामने। जो हमारा असेंबली कोड होता है दैट इज द मिड लेवल लैंग्वेज। जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट होगा मिड लेवल। जो असेंबलर होगा वो हमारे असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होगा, जो .s फाइल होगी हमारी, उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे मशीन कोड में, जो हमारे पास obj फाइल बनाकर हमें प्रोवाइड कर देगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल होती है। और देन हमारा जो कोड होगा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द 0 and 1 एंड 0 and 1 इज द लैंग्वेज व्हिच कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय योर CPU। सो हमारा जो टास्क होगा वो CPU अब अंडरस्टैंड करने के काबिल है और वो इसको अपने पास एग्जीक्यूट कर सकता है। सो जो लिंकर होगा, लिंकर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड किया गया होगा, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि लिंकर क्या करता है, जो भी हम हेडर
कंपाइलर फाइल उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम के साथ लिंक्ड होते हैं, उन सबको लिंक करवाता है और हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारे पास exe फॉर्मेट हमें होता है विंडोज के अंदर वो हमें प्रोवाइड कर देगा, और लाइनक्स के अंदर जो उसका फॉर्मेट होगा एग्जीक्यूटेबल वो हमें प्रोवाइड कर देगा, और मैकिन्टोश में जो उसका एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट होगा वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो लिंकर का मेन टास्क क्या होता है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवाता है हमारी मेन प्रोग्रामिंग फाइल से और हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो प्रोवाइड कर देता है। और लोडर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कंपाइलर। तो जो लोडर होगा वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो डिस्क के अंदर आपने सेव किया होगा अपने प्रोग्राम को वो उठाकर मेन मेमोरी में लेकर आएगा, रैम में लेकर आएगा, और रैम से हमारा डाटा जो है वो मूव करेगा सीपीयू की तरफ, और सीपीयू उस काम को क्या कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा। So the summary of the execution flow of the C program, the first part is the pre-processing part, the second part is the compilation part, the third part is the conversion of the assembly code to the machine level language code, that is the object code. Then after that the next step will be the linking step. That main task is linking all the object file and the library file into the single executable file. So after the loading you can execute your program in your CPU and you get your output result in your monitor screen. So here you can see that first of all you create some file with the extension of .c. Then preprocessor is a program which can convert your source code into the expanded code that make your program able to compile. So the program format will be the hello.i. Hello mean that is the name of your program source code, and the .c is the extension of the C programming language. .i is the extension of the expanded code. Then after compiler your code is converted into the assembly code. The format of the assembly code is the .s. Then after that assembler is a program which convert your assembly code into the object code. So the format of the file is also changed. It convert from .s format to the .o format. Then after linking process your .object file will be converted into the executable file. So the format in the Windows operating system will be hello.exe. Then after loader your program is load into the main memory, and after the main memory it will move toward your CPU. CPU execute your code and the result will be shown on your output screen. So that is a complete flow diagram of the execution flow of the C program. So first of all you have the source code, then it perform the compilation, and after the compilation you have the object code. After the linking process you have the executable code. The code is moved toward your CPU. CPU process your code, and then in the output screen you can get the output. So that is a complete flow diagram of the C programming execution. So आज के लेक्चर में जो चीजें हमने देखी थी that is the history of the C language. Then after that we study about the feature of the C language जिसकी वजह से आज भी C language जो है वो बड़ी famous है. Then after that we discuss about the IDE, which IDE is suitable for our C language programming. Then after that we discuss about the compiler, we discuss about the MinGW compiler, and the last but not least we discuss about the topic of the C program execution process. So जो हमारे पास further videos होंगी वो हमारे पास अब C programming elements के ऊपर हम बात कर रहे होंगे. अब हम बात कर रहे होंगे C language को किस तरह लिखा जाए, उसकी कोडिंग किस तरह की जाए, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अंदर कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. तो हम इन चीजों के बारे में अपनी फर्दर वीडियोस के ऊपर बात करेंगे. हमारे साथ हमारा जो टास्क होगा वो हमारा प्रैक्टिकल टास्क हुआ करेगा. हमने अपनी जितनी बेस बनानी थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस तक हम वो अपनी बेस बना चुके हैं. अब हम ऐसा ऐसा सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे. देन सी लैंग्वेज को हम राइट करेंगे अपने आईडी के ऊपर, उसके रिजल्ट्स को देखेंगे और इस तरह हम अपने सी लैंग्वेज को लर्न करेंगे. सो अब के लिए मुझे आप इजाजत दें. इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तो अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.